बच्चों कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आज है। आपने सुना होगा कि कई बार क्या होता है कि अखबार में खबर आती है कि ओवर स्पीडिंग के कारण यानी कि जितनी लिमिट थी, जितनी गति सीमा थी, उससे ज्यादा तेजी से चलाने पर बस खाई में गिर गई। इस तरीके की दुर्घटनाओं की सूचना मिलती है। आखिर क्यों सड़क के किनारे जहां मोड़ बने हुए होते हैं वहां पे लिखा हुआ होता है गति सीमा 40 किलोमीटर प्रति घंटा, या फिर बड़े बड़े हाईवे होते हैं इस पे क्यों आखिर गति सीमा लिखी होती है गति सीमा 80 किलोमीटर प्रति घंटा? क्या कारण है इसके पीछे, ये जानेंगे। आखिर क्यों ओवर स्पीडिंग से यानी कि आवश्यकता से अधिक गति से चलने पर कोई गाड़ी खाई में गिर जाती है, और क्यों हमारे लिए उस गति सीमा का पालन करना बहुत जरूरी है, आज के लेक्चर में जानेंगे। ज्यादातर ये केसेस तब होते हैं जब कोई आपका शार्प टर्न, तीव्र मोड़ आता है, तब ऐसी चीजें हमें बहुत ज्यादा देखने को मिलती हैं। तो हम कुल मिलाकर सड़कों पर वृत्ताकार घुमाव को पढ़ रहे हैं, यानी कि आपकी अगर कोई कार है, जीप है, मोटरसाइकिल है, या कोई भी वाहन है, अगर आपके वृत्ताकार पथ पर चल रहा है तो कैसे वो गति करता है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो देखिए, मान लीजिए आपका ये एक क्षैतिज वृत्ताकार पथ है। अब इसके ऊपर कोई साइकिल या कार या कुछ भी चल रही है, तो इस पथ पर गति करने के लिए, देखिए ये क्या है, एक वृत्ताकार पथ है ना, तो इसके ऊपर गति करने के लिए इसे आवश्यक किस चीज की जरूरत होती है? अभिकेंद्र बल की जरूरत होती है। अब ये अभिकेंद्र बल कैसे प्रदान किया जाता है, ये देख लेते हैं। इसको प्रदान करने के लिए पहला है घर्षण द्वारा। अब देखो, घर्षण द्वारा हम अगर अभिकेंद्र बल प्रदान करेंगे तो एक बहुत जल्दी हमारे टायर खराब होने लगेंगे, बहुत ज्यादा दिक्कतें होने लगेंगी, टायर बहुत जल्दी खराब हो जाएंगे। दूसरा है बंकन द्वारा, मतलब बैंकिंग ऑफ रोड्स, यानी कि हमने लिया सड़क ऐसे थी और ऐसे घुमा दी। ये ज्यादातर देखने को भी मिलता है कि आपका सड़क का एक हिस्सा एक तरफ से उठा हुआ है। जैसे कार रेसिंग के ट्रैक देखे होंगे आप लोगों ने। कार रेसिंग के ट्रैक में क्या होता है, आप देखते होंगे, जैसे वीडियो गेम में भी देखने को मिला होगा, एक तरफ से ट्रैक उठा हुआ सा दिखाई दे रहा है। क्यों? या आप बड़े बड़े बाईपास पे गए तो आपने देखा होगा एक तरफ से जो हमारा सड़क का पथ है वो ऊपर से उठा हुआ है, ऐसा क्यों? या फिर एक मौत का कुआं करके खेल आता है, या मेला वेला में गए होंगे तो बच्चों देखने को मिला होगा कि क्या करते हैं, इंक्लाइंड होता है, झुका हुआ होता है, फिर ऐसे वो गोल गोल मोटरसाइकिल घुमा होता है। तो ये भी एक तरीका है अभी केंद्र बल प्रदान करने का। कैसे है इसको आगे डिटेल में जानेंगे। तो ये है बंकन द्वारा। दूसरा तरीका है घर्षण तथा बंकन द्वारा। दोनों तरीके से हम दे सकते। तो एक एक करके सारी चीजों को पढ़ेंगे, हर एक में क्या खासियत है, क्या कमियां हैं, दोनों देखेंगे। ठीक है। तो ये तीन तरीके हैं हमारे सड़कों पर वृत्ताकार घुमाव लेने के। अगर हम कुछ भी अनबैलेंस्ड करते हैं इक्वेशन को तो क्या होता है, गिर जाते हैं ना। तो यही जानेंगे कि कैसे गिर जाते हैं, क्या होता है, सारी चीजें जानेंगे। पहले एक एक करके आप इनसे नोट कर लें। तो बच्चों देखते हैं पहले कि किस तरीके से संभव है मोड़ना केवल घर्षण द्वारा। लेकिन ये सबसे बेकार विधि है, उससे क्या होता है ना कि आपके टायर बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं। इसलिए बंकन बनाए गए, यानी कि रोड को इंक्लाइन या बैंकिंग ऑफ रोड्स करी गई। अब देखो, जैसे कि ये कार है, मैंने बनाने की कोशिश करी है, बहुत शानदार सी कार बने, लेकिन हम जो है प्रयास है। अब देखिए क्या है, अब आप सोचिए ये कार जो है एक वृत्ताकार, क्षैतिज वृत्ताकार पथ पर चल रही है। कुछ इस तरीके से चल रही है ये कार है, अपनी ऐसे चल रही है वृत्ताकार पथ पर। अब ये मुड़ती कैसे है? अगर मैं ये सवाल पूछूंगा कि मुड़ती कैसे, तो आप लोग सीधे कहोगे सर हैंडल घुमाते हैं और ये मुड़ जाती है। भाई ये जवाब तो मुझे भी पता है, पर हैंडल घुमाने से क्या होता है? मान लीजिए देखिए, ये वृत्ताकार पथ इस तरीके से है, ठीक है, ये है आपका वृत्ताकार पथ, इस पे ये मुड़ रही है। आपने अभी पहिए मान लीजिए सीधा चल रहा है, ऐसे चल रहा है पहिया, ऐसे चल रहा है, लेकिन जब आपने हैंडल मोड़ा ना, तो आपने इसकी गति की दिशा तो यही रही, हैंडल मोड़ने पे कैसे परिवर्तित हो रही है? तो हैंडल की आपने जैसे ही ये मोड़ा,
तो पहिए इधर की तरफ रोटेट करने लगे, तो एक यहाँ पर आपेक्षिक फिसलन की प्रवृत्ति आ जाती है इस दिशा में। तो आपेक्षिक फिसलन की जैसी ही प्रवृत्ति आती है वैसे क्या होता है, इधर घर्षण बल आने लगता है, जिसकी वजह से कार आपकी मुड़ती है। तो ये घर्षण बल, बाह्य बल आपके कार के टायर के ऊपर लगने लगता है। तो हम अगर इसका एफबीडी बनाएं तो क्या होगा, मान लेते हैं जिस वृत्ताकार पथ पर ये कार चल रही है बच्चों, उसकी त्रिज्या जो है स्मॉल आर है। जिस वृत्ताकार पथ पर ये कार चल रही है उसकी जो त्रिज्या है वो स्मॉल आर है। ये हमारी कार है बेटा, ठीक है। कार का द्रव्यमान m है, तो आप देखो कार के ऊपर क्या लगेगी, नॉर्मल रिएक्शन लगेगी, और इधर क्या आ जाएगी, नीचे mg द्रव्यमान आ जाएगा, वो भार आ जाएगा इसका, इधर की तरफ फ्रिक्शन लग रहा होगा। अब मान लिया ये कार जो है आपका v वेग से चल रही है, वृत्ताकार पथ पर v वेग से चल रही है। अब ध्यान से समझिएगा बच्चों एक पॉइंट को और, तो जैसे ही आपने क्या करा, पहिए को मोड़ा तो इधर की तरफ फ्रिक्शन आ रहा है, तो ऐसा नहीं है, क्या हुआ, आपेक्षिक फिसलन की प्रवृत्ति आई, देयर इज अ टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन, पर रिलेटिव मोशन नहीं हुआ, स्किड नहीं करी, यानी कि घिसटी नहीं, स्लिप नहीं हुई। तो क्या होता है भाई, कौन सा फ्रिक्शन आ रहा होता है इस परिस्थिति में, इस परिस्थिति में आपके पास स्थैतिक घर्षण आ रहा होता है या आपका स्टैटिक फ्रिक्शन आ रहा होता है। तो यहाँ पर स्थैतिक घर्षण आने लगा। अब क्योंकि ये वृत्ताकार पथ पर चलना चाहती है तो उसके लिए आवश्यक हमें क्या चाहिए होगा, हमें चाहिए होगा आवश्यक अभिकेंद्र बल, और ये अभिकेंद्र बल जो है वो mv²/r, ये कौन प्रदान करेगा, घर्षण। अब कौन सा घर्षण है ये, स्टैटिक फ्रिक्शन, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, स्थैतिक घर्षण, स्टैटिक फ्रिक्शन है। अब स्टैटिक फ्रिक्शन का जो अधिकतम मान है यानी कि मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या होती है बच्चों, लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो हमने यहाँ पर मान लिया भाई कितने अधिकतम से चल सकता है, तो हमने कहा v मैक्सिमम स्पीड से ये चल रहा है इस वृत्ताकार पथ पर, अधिकतम जो स्पीड है वो मैक्सिमम v मैक्स ले ली। तो क्या होना चाहिए भाई, तो हमें इस स्पीड से चलने के लिए कितना अभिकेंद्र बल चाहिए, हमें चाहिए v मैक्स बाई r, ठीक है। इतना हमें क्या चाहिए, अगर इस स्पीड से चलना है, इस चाल से चलना है, तो हमें इतना अभिकेंद्र बल की आवश्यकता है। अब भाई घर्षण, जैसे जैसे आपका अभिकेंद्र बल की ज्यादा आवश्यकता होगी, आपकी वैसी वैसी, मतलब कुल मिला के ऐसे समझे, वैसी वैसे अपेक्षित फिसलन की प्रवृत्ति ज्यादा होगी, वैसे वैसे आपके घर्षण का मान भी बढ़ता जाएगा। लेकिन एक सीमा तक बढ़ सकता है, वो कौन सी सीमा है आपकी, सीमांत घर्षण तक बढ़ सकता है, जैसे लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो उस कंडीशन में हम कहते हैं जब ये अधिकतम वेग से चल रही है तो उस समय जो सड़क है आपकी, ये सड़क आपको दे रही है क्या, सीमांत घर्षण दे रही है, अधिकतम फ्रिक्शन दे रही है। तो यहाँ से देखिए mv मैक्स का स्क्वायर, और सीमांत घर्षण का, जैसे घर्षण सीमांत घर्षण के नियम पढ़े थे, तो हो जाता है म्यू mg। भाई क्या होता है सीमांत घर्षण, FRL इज इक्वल टू म्यू इंटू एन, और एन आपका mg के बराबर, तो म्यू mg। तो देखें कि कितनी अधिकतम चाल से ये चल सकती है। तो v मैक्स की अगर हम बात करें तो हो गया स्क्वायर रूट ऑफ म्यू rg। आप देखें कि ऐसा नहीं होता कि आपने सड़क पे पढ़ा होगा कि भैया ट्रक इतने पे चलो, उस इतने पे चलो, स्पीड लिमिट सबके लिए एक ही लगाते हैं ज्यादातर। ज्यादातर अगर टर्निंग के इफेक्ट की बात कर रहा हूं मैं केवल, तो टर्निंग के इफेक्ट के लिए स्पीड लिमिट सबकी लिखा होता है गति सीमा 80 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमें भिन्न भिन्न वाहनों के लिए नहीं लगाना पड़ता। अब मान लीजिए अगर आप इससे ज्यादा की तेजी का चाल लेके जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे, इससे ज्यादा तेजी की चाल पे लेके जाएंगे तो बाहर निकल जाएंगे, ठीक है, तभी बस खाई में गिर जाती है। आप इतनी चाल पे लगाएंगे तो घर्षण आ रहा होगा, और घर्षण आएगा तो टायर आपके खराब हो जाएंगे। तो एक समस्या की बात ये भी है। तो हमें अधिकतम इतनी ही चाल से हम चल सकते हैं जिससे कि हम वृत्ताकार पथ पर बिना किसी दुर्घटना के मोड़ सकते हैं। तो ये एक कंडीशन थी। अब अगली कंडीशन क्या है, हम बंकन द्वारा देखना चाहते हैं कि हम केवल क्या करें, हम चाह रहे हैं ठीक है घर्षण अब नहीं चाहते, वरना टायरों पे हमारे बुरा प्रभाव पड़ता है, हम घर्षण को कम करना चाहते हैं ताकि जो भी लोग हैं उनका खर्चा कम हो, टायर पे हमारे कम प्रभाव पड़े, टायर जल्दी चलें, तो बंकन कर देते हैं, यानी कि रोड को इंक्लाइंड कर देते हैं, ठीक। तो इसे बैंकिंग ऑफ रोड इंग्लिश में भी बोलते हैं। अब इसकी बात करेंगे बच्चों, पहले आप इसे नोट कर लीजिए। अब बच्चों देखते हैं कि केवल बंकन द्वारा, यानी कि बैंकिंग, भाई बैंकिंग क्या, मतलब जैसे ये सड़क है ना बेटा, इस पे कार ऐसे चल रही है, तो अभी हमने केस पढ़ा था भाई वृत्ताकार सड़क है, कार ऐसे चल रही है इसके ऊपर, तो फ्रिक्शन यानी कि घर्षण की सहायता से कार मुड़ जाती है। अब हम कह रहे हैं कि मान लीजिए एकदम चिकनी सड़क है, वैसे वास्तविकता तो ऐसी नहीं है, लेकिन इसको ऐसे समझिएगा कि हो सकता है कई बार जो आवश्यक घर्षण की
मतलब जो आवश्यकता है घर्षण की वो उतना सड़क प्रोवाइड नहीं कर पाए, तब भी तो कार पलट सकती है। तो एक सेफ्टी फैक्टर एक्स्ट्रा लेके चल रहे हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि मान लीजिए पूरी चिकनी है सड़क, तो हम इसे इंक्लाइंड कर दें, तो क्या ये पॉसिबल है? यानी कि हम इसे, इसका बाहरी सिरा सड़क का उठा दें, इस तरीके से बाहरी सड़क जो सिरा है सड़क का उसे उठा दें, तो ये इस तरीके से क्या चल सकती है? अगर चल सकती है तो वह किस तरीके से चल सकती है? आखिरी कौन सा बल अभी केंद्र बल का कार्य करेगा, ये जानना जरूरी है। तो देखिए मान लीजिए ये आपकी उठी हुई सड़क है, ये थीटा इसका कोण है जिससे हमने इसे सड़क को उठा दिया है। तो अब देखें कि कौन सा बल जो है, बल का कौन सा घटक, किस बल का कौन सा घटक अभी केंद्र बल का कार्य करेगा। तो देखिए ये इस वृत्ताकार पथ पे चल रही है, इस तरीके से इस वृत्ताकार पथ पे चल रही है। तो देखें ये आपकी उस वृत्त की त्रिज्या हो गई। तो इसको मैंने थोड़ा सा आगे बढ़ाया और इसको यहां से ऐसे ड्रॉ किया, तो ये एक आपके सामने घटक आया और एक घटक बेटा ये आया इस तरीके से। ये जो घटक है हमने ये कहा भाई ये एंगल आपका देखिए क्या होता है, ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा, तो ये हो गया आपका थीटा, ये n cos थीटा और ये आपका n sin थीटा। तो हम कह सकते हैं कि भाई जो आपका संपर्क या अविलंब प्रतिक्रिया है उसका एक घटक आपके अभिकेंद्र बल का काम करेगा। जो अविलंब प्रतिक्रिया का जो घटक है वो है n sin थीटा। n sin थीटा जो है दे रहा होगा नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स, दैट इज mv स्क्वायर बाई आर। मान लीजिए ये कार v वेग से इस वृत्ताकार पथ पर या मोड़ पर गति कर रही है। आसान बातें हैं, कुछ डिफिकल्ट नहीं है समझने के लिए। अब देखते हैं बच्चों आगे की बात। और अब n cos थीटा को देखें तो आप देखेंगे n cos थीटा आपका mg बैलेंस कर रहा है, समीकरण 1 हो गई, समीकरण 2 हो गई। समीकरण 1 और 2 को भाग देने पर tan थीटा का मान देखा तो ये आ गया v स्क्वायर बाई आर जी, और v का मान देखा तो ये आ गया स्क्वायर रूट ऑफ आर जी tan थीटा। यानी कि अगर ध्यान से देखें, किसी हमने रोड को ऐसे कर दिया है, बंकन दे दिया है, उसे बैंकिंग कर दी है, तो उस परिस्थिति में हमारा जो, अगर थीटा एक निश्चित कोण है, तो अगर बड़ी त्रिज्या का मोड़ लेना है, हमें क्या लेना है, बड़ी त्रिज्या का अगर मोड़ लेना है तो हमें स्पीड ज्यादा चाहिए। इस परिस्थिति में जब ये चिकना है और हमें छोटी त्रिज्या का अगर मोड़ लेना है तो स्पीड हमें कम चाहिए। ठीक है, अब मान लो छोटी त्रिज्या का मोड़ है, आपने ज्यादा तेजी से गाड़ी मोड़ पे मोड़ दी, यानी कि शार्प मोड़ पे, इसलिए स्पीड ज्यादा कर दी, गिर जाओगे, तो वहां पे पॉसिबल नहीं हो पाता। तो इसलिए ध्यान से समझिएगा ये चीजें इस तरीके की। अभिकेंद्र बल ज्यादा आ जाएगा, आप आवश्यकता अभिकेंद्र बल की ज्यादा हो जाएगी, उतना आपको मिल नहीं पाएगा, जिसकी वजह से आप गिर जाओगे। तो ये आ गया आपका भाई वेग का, या मैं कहूँ वेग के परिमाण की क्या मान होगा इसका। अब देखते हैं भाई, अगर हम कह रहे कि घर्षण भी है और साथ ही साथ भंकन भी कर दिया, तो कितनी स्पीड की जरूरत होगी, कितनी अधिकतम स्पीड से चला सकते हैं कार को? क्या ऐसी कोई न्यूनतम स्पीड की भी जरूरत है जिससे हम सड़क पे फिसले ना? इन सारी की चर्चा करते हैं, पहले से नोट करिए, आगे की बात करते हैं फिर। बच्चों हम देख रहे हैं कि भाई घर्षण भी उपस्थित है, सड़क को हमने बंकन भी दे दिया, यानी कि उठा भी दिया है। ऐसी परिस्थिति में क्या होगा? घर्षण आएगा तो किस दिशा में आएगा और किस तरीके से घर्षण के प्रभाव की वजह से हमारे जो अधिकतम गति सीमा है उस पर प्रभाव आएगा, ये दोनों बातें हम देखना चाहते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति आपके इस प्रकार की सड़क पर क्या कर रहा है, मोड़ ले रहा है। ठीक है, अब दो बातें हो सकती हैं, या तो उसकी चाल ज्यादा है या उसकी चाल कम है। मान लीजिए कम चाल से मुड़ रहा है, तो क्या होगा, अगर कम चाल से मुड़ रहा है तो क्या होगा, यहां पर इसकी फिसलने की, नीचे की तरफ आपेक्षिक फिसलन की प्रवृत्ति होगी, रिलेटिव स्लाइडिंग की टेंडेंसी होगी, जिसको रोकने के लिए बच्चों फ्रिक्शन एक आएगा जो कि ऊपर की दिशा में आएगा, कुछ इस तरीके से। बाकी चीजें तो पुरानी ही है, जो पुराना डायग्राम था उसी की सारी बातें वही। ये आपके अविलंब प्रतिक्रिया के घटक हो गए, ये आपका n sin थीटा होगा, ये mg हो गया, भार हो गया, ये अविलंब प्रतिक्रिया हो गई। अब इस घर्षण के भी घटक किए जा सकते हैं, ध्यान से देखें, ये आपका थीटा है और यहाँ पे इस दिशा में आ जाएगा fr cos थीटा, और आपका ऊपर की दिशा में बच्चों आ जाएगा fr sin थीटा।
ये फ्रिक्शन फोर्स है, एफ आर कॉस थीटा, एफ आर साइन थीटा। ठीक है, तो ये आपका एफ आर कॉस थीटा यहां लिख दिया ताकि क्लियरिटी मेंटेन रहे। अब बच्चों देखिए, ये इस प्रकार के वृत्ताकार मोड़ पर घूम रहा है, तो इसे अभिलंब प्रतिक्रिया, ये मैं कहूं इसे अभिकेंद्र बल की आवश्यकता है। तो अभिकेंद्र बल इधर की तरफ, क्योंकि ऐसा वृत्ताकार मोड़ है तो अंदर के केंद्र की तरफ आएगा, केंद्र मान लीजिए यहां कहीं है। तो ये जो एन साइन थीटा और एफ आर कॉस थीटा का परिणामी होगा, ये कुल आपकी अविलंब प्रतिक्रिया को प्रदान कर रहा होगा। तो हम लिखेंगे भाई एन साइन थीटा माइनस का एफ आर कॉस थीटा, ये बराबर होगा आपका एम वी स्क्वायर बाई आर। आर उस मोड़ के या घुमाव की त्रिज्या है। अब हम कह रहे कि भाई मान लीजिए पहले, और दूसरा देखिए ऊर्ध्व में दिशा में कोई गति नहीं है, तो आपका एन कॉस थीटा प्लस एफ आर साइन थीटा जो है एम जी को बैलेंस कर रहा होगा। समीकरण संख्या 1, समीकरण संख्या 2। मान लीजिए बहुत धीमी गति से चल रहा है, तो आपेक्षिक फिसलन की प्रवृत्ति बहुत ज्यादा हो जाएगी, तो घर्षण बल का मान और ज्यादा बढ़ता जाएगा, और उस समय फिर एक सीमा तक बढ़ सकता है, जिस सीमा पर इसका अधिकतम मान होगा वो सीमा पे आपका सीमांत घर्षण लग रहा होगा। तो सीमांत घर्षण की बात करें बच्चों, तो हम कह रहे हैं कि भाई v आपकी जो चाल है इसकी v मिनिमम है, और जब मिनिमम स्पीड पे चल रहा है तो आपका फ्रिक्शन जो है ये आपका सीमांत घर्षण बन जाता है। और सीमांत घर्षण बराबर होता है म्यू एन। म्यू और एन की वैल्यू जो है वो आपका भाई एन ही है ना, ये तो एन ही है, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। अब देखने की जरूरत नहीं है भाई, ठीक है एन आपका जो है हमने एक्स वाई में देखा है, अब उठा के यहाँ रख देते हैं भाई सारी चीजें। तो देखिए समीकरण में क्या परिवर्तन आते हैं, ये आपका एन साइन थीटा और यहाँ हो जाएगा म्यू एन कॉस थीटा एम वी स्क्वायर बाई आर, वी मिनिमम है। और दूसरी जो समीकरण बन जाती है वो बन जाती है कॉस थीटा प्लस म्यू एन साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी। इन दोनों समीकरण को भाग दे दें तो क्या बनेगा, साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा वी मिनिमम स्क्वायर, नीचे कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा, और इधर आपका क्या आ जाएगा आर जी, वी स्क्वायर मिनिमम है। अब देखें आगे की बात, इधर देखते हैं। अब हमने क्या करा बेटा, यहां से कॉस थीटा कॉमन ले लिया, तो देखिए ये बन जाएगा टेन थीटा माइनस का म्यू, ठीक है, और नीचे आ जाएगा टेन थीटा कॉस थीटा यहां से ले तो 1 आएगा, 1 प्लस म्यू टेन थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, वी मिनिमम का स्क्वायर बटे आर जी, ये आ जाएगा। अब अगर आप देखें तो यहां से हम लिख सकते हैं वी मिनिमम जो है, मिनिमम कितनी स्पीड रखें बताऊंगा, सारी चीजें बताऊंगा, घबराए नहीं। ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ टेन थीटा माइनस का म्यू 1 प्लस म्यू टेन थीटा और यहां पे गुणा में आर जी, ये हो गया। मतलब ये है कि अगर किसी त्रिज्या, बड़ी त्रिज्या है, अगर बड़ी त्रिज्या के मोड़ पे आपको मोड़ना है तो कम से कम इतनी स्पीड रखें, वरना आप नीचे की तरफ स्लिप हो जाओगे। ठीक, जैसे मौत का कुआं वाला स्टार्टिंग होती है ना, जैसे मेले में गए होगे, मेले में मौत का कुआं दिख देते हैं, एक मोटरसाइकिल लेके आदमी उसमें पूरा ऐसे 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 गोल गोल तेजी से घूम रहा होता है, देखा है ना, वहां की परिस्थिति में बता रहा हूं मैं बच्चों आपको। तो उसमें जब चढ़ रहा होता है तो इंक्लाइंड बंकन का ही इस्तेमाल किया जाता है, आपका इंक्लाइंड प्लेन ही होता है वहां पे। यहाँ पर भी देखिए अगर आर आपकी ज्यादा है तो आपको कम से कम स्पीड बढ़ा के रखनी पड़ेगी, आर आपकी कम है तो आपकी न्यूनतम स्पीड जिससे आप सड़क पे अंदर की तरफ ना गिरे कम हो जाती है। ठीक है, अब थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन कर लेते हैं इसमें। अगर मान लीजिए म्यू जो है आपका, म्यू यहाँ पर जो हमने लिया है म्यू बराबर टेन फाई ले लेते हैं, घर्षण कोण, फाई कौन सा कोण होता है, घर्षण कोण, याद होगा आपको, नहीं याद है तो वीडियो देख लेना, फ्रिक्शन वाली मिल जाएगा। तो यहां पर बेटा आ जाएगा आपका टेन थीटा माइनस का टेन फाई 1 प्लस
टेन थीटा, टेन फाई और गुणा में आर जी। तो ये वन देखिए, टेन थीटा माइनस टेन फाई का सूत्र हो गया, तो इसका हमने सूत्र को रख दिया यहाँ पे और गुणा में आर जी लगा दिया, और ये आपका आ गया मिनिमम स्पीड जिससे ये चल सकता है बिना किसी तकलीफ के। ठीक है, अब हम कह रहे हैं कितनी अधिकतम स्पीड से चल सकता है कि जिससे ये बाहर निकल ना जाए या खाई में ना गिर जाए। कितनी अधिकतम स्पीड हो सकती है वो भी देखना चाहते हैं। जब अधिकतम स्पीड से होगा तो इसकी टेंडेंसी बाहर की तरफ जाने की होगी, तो घर्षण बल अंदर की तरफ आएगा। अब सड़क एक निश्चित सीमा तक ही घर्षण प्रदान कर सकती है, उससे ज्यादा आप चलाओगे तो फिर मौत आपने बुला लेनी है। तो आपको भगवान के पास जाना ही है, ऊपर वाले के पास जाना ही है, तो उस परिस्थिति की बात नहीं कर रहा। तो मान लीजिए आप बहुत मैक्सिमम स्पीड से चल रहे हैं, आप मैक्सिमम स्पीड से ले जा रहे हैं, तो उस परिस्थिति में आपका जो सीमांत घर्षण होगा, आपकी बाहर जाने की, ऐसे इधर की तरफ जाने की टेंडेंसी होगी, तो उस परिस्थिति में आपका जो सीमांत घर्षण होगा वो नीचे की तरफ लग रहा होगा। तो वो कौन सी मैक्सिमम स्पीड पॉसिबल है जिससे हम सुरक्षा पूर्वक सफलता से सड़क पर, घुमावों वाली सड़क पर मुड़ सकते हैं, इसकी जानकारी प्राप्त करेंगे। पहले से नोट कर लो आप लोग। अब बच्चों क्या हो रहा है कि आदमी बहुत तेजी से गाड़ी दौड़ा रहा है, वृत्ताकार पथ पर बहुत तेजी से गाड़ी दौड़ा रहा है, तो इस गाड़ी की बाहर की तरफ जाने की चेष्टा होगी। मान लीजिए इसने ठान रखी आज एकदम रौंद देंगे यार, देखा ना होगा कि ज्यादातर लड़के एकदम तेजी से कार को ले जा रहे हैं, मोटरसाइकिल को ले जा रहे हैं, तभी क्या होता है खाई में गिर गए या फिर कहीं दुर्घटना लग गई या डिवाइडर में घुस गए। तो ये इसलिए तो होता है। ओवर स्पीडिंग करनी नहीं है, हमें जानना है कि कैसे ओवर स्पीडिंग क्यों हमारे लिए घातक है। तो जब आप बहुत तेजी से ले जा रहे होते हो तो उस समय क्या होता है, आपकी बाहर फिसलने की, अपेक्षित फिसलन की प्रवृत्ति बाहर की तरफ होती है, तो घर्षण अंदर की, घर्षण आपको बहुत बचाता है। घर्षण हमेशा एक, आप घर्षण को नकारात्मक ना लें, घर्षण नहीं होता तो आप बचते कहां से, चल ही नहीं पाते हम तो घर्षण जो है आपको बचाता है, घर्षण अंदर की तरफ आता है जब आप अधिकतम सीमा पे चल रहे हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि अधिकतम कितनी स्पीड से हम मोटरसाइकिल को निकालें या कार को निकालें, किसी वाहन को घुमाव पे लें जिससे वो सफलतापूर्वक निकल जाए, किसी को चोट या हानि ना पहुंचे, ये जानना चाहते हैं। तो इसका सीधा सा तरीका ये है कि भैया सड़क ने अपना अधिकतम जितना घर्षण दे सकती थी वो दे रही है, यानी कि लिमिटिंग फ्रिक्शन लग रहा है। अब आप देखें, इस जो घर्षण के दो घटक हो जाएंगे, अभी आपेक्षिक फिसलन की प्रवृत्ति ऊपर की तरफ है तो घर्षण नीचे की तरफ आएगा। तो देखो इसके दो घटक, इधर एफ आर एल कॉस थीटा होगा और इधर एफ आर एल साइन थीटा होगा। नीचे की तरफ क्या आएगा, एफ आर साइन थीटा। तो एफ आर कॉस थीटा, एफ आर एल साइन थीटा। अब इधर जो है आपके इस अविलंब प्रतिक्रिया के भी घटक आ जाएंगे। इधर क्या आएगा आपका एन कॉस थीटा और एन साइन थीटा, ये दो आ जाएंगे। बस देखो फिर से मैं इधर एफबीटी बना देता हूं, क्लियरिटी सी रहेगी। इधर नॉर्मल रिएक्शन, एन कॉस थीटा इधर है, एम जी नीचे, इधर बेटा ये आपका एन साइन थीटा, यहीं के ऊपर आपका आ रहा है घर्षण एफ आर एल कॉस थीटा और नीचे की तरफ एफ आर एल साइन थीटा, ये इसका एफपीटी है। ठीक है, तो आपका एफ आर एल कॉस थीटा प्लस एन साइन थीटा नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा है, आवश्यक अभी केंद्र बल दे रहा है। एन साइन थीटा इज इक्वल टू एम, और मैक्सिमम स्पीड से चल रही है, एम बी स्क्वायर बाई आर। तो अब ये म्यू एन के बराबर होगा, कॉस थीटा प्लस एन साइन थीटा एम वी मैक्स का स्क्वायर बट्टे आर। समीकरण एक लिख दिया इसे। आगे देखें, आगे क्या कर सकते हैं भाई, आपका जो एन कॉस थीटा है ये बैलेंस हो रहा होगा, एन कॉस थीटा ऊपर की तरफ और ये दोनों नीचे की तरफ, तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे क्योंकि इस दिशा में तो कोई गति नहीं है। जैसे लिख सकते हैं म्यू एन साइन थीटा प्लस एम जी एन कॉस थीटा माइनस का म्यू एन साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी। समीकरण दो, समीकरण एक और समीकरण दो को बच्चों दे देते हैं भाग। अब मैं इस एफबीडी को कर देता हूं, मिटा देता हूं, जरूरत नहीं रही इसकी। तो जब समीकरण एक और समीकरण दो को भाग देंगे, देखो एन एन तो कैंसिल हो जाएगा,
क्या आएगा यहाँ पर, ध्यान से देखो, कॉस थीटा म्यू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, और नीचे आ जाएगा कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा वी मैक्स बटे आर जी, ये आएगा। अब क्या करना है, फिर से यहां से साइन थीटा को ले लेते हैं कॉमन, कॉस थीटा को, तो कॉस थीटा को कॉमन ले लिया, म्यू टेन थीटा, और नीचे कितना आ गया 1 माइनस म्यू टेन थीटा वी मैक्स स्क्वायर बटे आर जी। अब इसको देखो ध्यान से, ये हो गया आपका मैक्सिमम जो स्पीड आ गई वो आ गई स्क्वायर रूट ऑफ म्यू प्लस टेन थीटा बटे 1 माइनस म्यू टेन थीटा। अब हम कह रहे हैं म्यू बराबर जो है आपका टेन फाई है, जहां पर फाई जो है घर्षण गुणांक है, ओ घर्षण कोण है, तो बेटा घर्षण कोण हो गया ये, तो म्यू की जगह टेन फाई रख दें, इधर बेटा आर जी भी आएगा गुणा में, है ना। तो ये हो गया आपका टेन फाई प्लस टेन थीटा गुणा में आर जी बटे 1 माइनस टेन फाई टेन थीटा, और इसका पूरे का वर्गमूल। ध्यान से देखें, ये पार्ट अलग है, कहीं कंफ्यूज हो जाए। तो ये किसका, ये होता है टेन ए प्लस बी का सूत्र, तो हो गया ये, इधर लिख दे रहा हूं बच्चों ये बात, वी मैक्स बराबर स्क्वायर रूट आर जी टेन थीटा प्लस फाइव, दैट इज द मैक्सिमम स्पीड। ये वो अधिकतम चाल है जिस पर ये चले, तो आपका ये सफलतापूर्वक क्या कर लेगा, मुड़ जाएगा। तो आपकी जो स्पीड रहनी चाहिए वो किससे, आर जी टेन थीटा प्लस फाइव से तो कम, यहाँ पे आ नहीं रहा होगा, कट गया होगा शायद, चलो मैं इधर कर देता हूँ, किससे ज्यादा होनी चाहिए, पहले ये लिखते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ आर जी टेन थीटा माइनस फाइव, इससे ज्यादा या इसके बराबर, और कम होनी चाहिए स्क्वायर रूट आर जी टेन थीटा प्लस फाइव से, इससे कम होनी चाहिए, टेन थीटा प्लस फाइव से कम होनी चाहिए, इसके बीच में होनी चाहिए आपकी स्पीड। तो ये बेटा एक आपको सूत्र लिख लेना है, अगर नहीं आ रहा होगा तो मैं और छोटा करके थोड़ा लिख देता हूँ, टेन थीटा प्लस फाइव, अब पूरा आ रहा होगा टेन थीटा प्लस फाइव, तो ये वाली जो वैल्यू है ये लिखी हुई है, तो ये आपको याद होना चाहिए, या आप अपने शॉर्ट नोट्स में जरूर लिखें, तो आपको ये याद रहेगा। अब एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमने अभी खत्म किया है, इसकी पूरी वीडियो देखो, कहीं कोई दिक्कत आए जरूर कमेंट में बताओ। तो बच्चों अब मैं सिद्धार्थ हितेश लेता हूँ अलविदा, आप लोग मेहनत से पढ़ो, कमेंट करके बताओ कैसी लगी वीडियो, ठीक है, बाय बाय। व्युत्पत्ति पे बने रहो, लाइव सेशन भी आ रहे हैं, सारा रिवीजन भी करवा रहे हैं आप लोगों का। अब कुछ दिनों बाद थ्योरी का रिवीजन होने के बाद बेटा आपके सवालों के लाइव सेशन चलेंगे, तो बस बने रहो, शेयर करते रहो, चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब भी कर लो। बाय बाय, नोट कर लो आप स्क्रीन पॉज करके, ये तो करना ही है ना।